नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी में और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। आज हमारे शो में हम कुछ अहम मुद्दों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद जो सभी इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो स्मार्टली प्रॉपर्टी लेते समय डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है और हम दोनों का यही मकसद है कि पूरे भारत में जो भी इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो ना केवल इंटरेस्टेड बायर हो बल्कि स्मार्ट बायर भी हो। तो स्वागत करती हूं मैं आज के हमारे गेस्ट संजय यादव जी का, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है और साथ ही फिल्मी के फाउंडर है। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार दामिनी जी। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि रियल एस्टेट में एजेंट्स का क्या महत्व है और साथ ही साथ उनके क्या फंक्शंस हैं? देखिए दामिनी जी, आपने चक्की देखी है? चक्की जी, चक्की में जो धुरी होती है उसके सराउंडिंग सब कुछ घूमता है। तो ऐसे ही रियल एस्टेट में जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उनका रोल धुरी की तरह है। चाहे वो बिल्डर एंड पर हो चाहे वो बायर एंड पर हो, उन दोनों को कनेक्ट करके रखना और दोनों की जो पोजीशंस हैं उनको कायम बना के रखना, ये रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट का मैं आपको बता दूं कि जो भरोसा एक बायर का आता है वो शायद बिल्डर पर ना दिखाए जी, पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट पर वो पूरा अपना भरोसा दिखाता है। और रियल एस्टेट एजेंट का बीच में होना एक उस धुरी की तरह काम करता है जो इस पूरी चक्की को चलाता है। तो ऐसे ही रियल एस्टेट का जो एजेंट है उसका काम हम कह सकते हैं। हाँ, इसमें जब भी कोई बायर किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाए तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जी। एक, कि जो रियल एस्टेट एजेंट है, सो कॉल्ड कंसल्टेंट है, कि उनके पास जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन कही है क्या वो पूरी हैं। जी, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा फिर आपको भारत पर आएंगे। अगर आप कनाडा, दुबई, आप जाके यूएस में अगर रियल एस्टेट एजेंट देखेंगे तो वहाँ प्रॉपर एक कोर्स होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है काम करने के लिए। और उसी पैटर्न पर अब इंडिया में ये स्टार्ट हो गया है और उसके तहत फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जो होगा वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी, दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, डीसी ऑफिस से, उनके पास काम करने का एक अलग से लाइसेंस मिलना चाहिए। तो आप जरूर चेक करें कि जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट भारत में काम कर रहे हैं उनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है और लोकल डीसी से उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। एज ऑन डेट ये दो चीजें किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास इंडिया में काम करने के लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी रियल एस्टेट को बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कनाडा, यूएस, दुबई कि वहाँ एक कोर्स करना पड़ता है। बाई चांस हमारे यहाँ फिलहाल कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी किसी भी रियल एस्टेट को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है डील का वो क्या हो, क्या एग्रीमेंट होता है, क्या टीडीएस होता है, क्या प्रॉपर्टी आईडी होती है, ट्रांसफर क्या होता है। तो इस तरीके की सारी चीजें, या यू कैन से कि एक रियल एस्टेट को लॉयर वाली नॉलेज भी होनी चाहिए, एक रियल एस्टेट को सीए वाली नॉलेज भी होनी चाहिए, एक रियल एस्टेट को रियल एस्टेट कंसल्टेंट की भी थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए। तभी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपने एक बायर को अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छा घर दिला सकता है। तो इस कड़ी में काफी जगह हमने देखा है कि नॉन प्रोफेशनल्स भी इसमें काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से काफी सारे बायर चीट भी होते हैं। तो मेरा सभी बायर्स को ये जरूर कहना होगा कि आप ये चेक करें कि रियल एस्टेट जो आपका एजेंट है वो कितना पुराना है, डिग्रीज के जो उसकी क्वालिफिकेशंस है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स उसके पास जरूर हो, सो दैट वो चीजों को समझ पाए। और वो चीजों को समझ पाएगा तभी तो आपको समझा पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल डिग्री नहीं है एज ऑन डेट, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। और खास तौर पर क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगनी है, तो आपको चाहिए कि रियल एस्टेट एजेंट का बैकग्राउंड आप जरूर देखें, कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रांजैक्शन आप करें। जी, जैसा संजय जी आपने बताया कोई डिग्री जरूरी नहीं है रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए, तो किस चीज का होना जरूरी है? कौन जो व्यक्ति है एलिजिबल है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन है जो जरूरत पड़ती है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बड़ा सिंपल है। अब खास तौर पर अब हरियाणा में तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस ना एक प्रॉपर फाइन प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जब आपको रेरा रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो प्रॉपर आपकी साइट विजिट, जहां आपका ऑफिस है वो है या नहीं है, आपके पास किस टाइप की प्रॉपर्टी में आपने अपना ऑफिस चला रखा है, वो सब चीजें चेक करती हैं। अगेन जो डिप्टी कमिश्नर्स के यहाँ से भी विजिट होती है और लाइसेंस मिलता है, उसमें भी ये दोबारा से रिकन्फर्म होता है
कि ये जेन्युइन ऑफिस है या नहीं है, जी। जो बंदे काम कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। इसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन और थ्रू आउट ये भी देखा जाने लगा है पिछले 3 साल से तो कि कोई बैकग्राउंड किस टाइप का है, कोई क्रिमिनल या इस टाइप से तो नहीं है, सो दैट रियल स्टेट साफ सुथरा कैसे बने उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। और रियल स्टेट एजेंट भी उसी सिस्टम में अब आ रहे हैं। आप देखेंगे कि रियल स्टेट कंसल्टेंट्स आज अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी इसमें आ गए हैं। सीएस हो गए, आपके आर्किटेक्ट्स हो गए, वो भी अब रियल स्टेट कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। उसके लिए उसका कारण बड़ा सिंपल है कि काम साफ सुथरा हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अब रियल स्टेट कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है, आई कैन से कि आज कोई भी बायर अगर वो रजिस्टर्ड है तो पूरा भरोसा कर सकता है। बाकी बैकग्राउंड आप जरूर चेक कीजिएगा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। ऐसा बोला जाता है कि रियल एस्टेट मार्केट को अनऑर्गेनाइज करने के पीछे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एजेंट्स का ही हाथ रहता है, तो इसके पीछे मैं आपसे सच जानना चाहूंगी। देखिए, अगर आप जाएं 10 से 15 या 20 साल पहले जी। तो रियल स्टेट एजेंट और कंसल्टेंट का कोई काम नहीं होता था। लोगों को पता ही नहीं होता था कि रियल स्टेट कंसल्टेंट क्या है, और ना ही रियल स्टेट कंसल्टेंट को पता होता था कि उसका रोल क्या है। जी। उसका रोल इतना बड़ा है कि जिंदगी का एक अहम पहलू है, देश का वो फेस है। आप ये देखिएगा कि रियल स्टेट कंसल्टेंट ही होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं उनको जो यहाँ स्पेस प्रोवाइड कराता है। यू कैन से एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी ने सपना देखा, उसको धरातल पर कैसे उतारना है, वो रोल रियल स्टेट एजेंट पर प्ले करता है। और इस रोल को अगर प्ले करना है तो आपको बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो बेसिकली जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आती हैं तो वो स्पेस किसके थ्रू देखती हैं? एक प्रोफेशनल रियल स्टेट कंसल्टेंट के थ्रू। अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए का घर खरीद रहे हैं, तो किसके थ्रू खरीद रहे हैं? रियल स्टेट एजेंट के थ्रू। तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में रियल स्टेट का जो फेस अगर मार्केट में सही मायने में है तो वो रियल स्टेट कंसल्टेंट का है। तो इसलिए रियल स्टेट एजेंट को भी चाहिए कि वो अपना रोल प्रॉपर प्ले करे, ताकि लोगों के सामने जो ये छवि है ना 10 साल पुरानी, अनपढ़ कुछ काम नहीं होता था तो रियल स्टेट एजेंट बन गए, डीलर बन गए, पहले इसको हम डीलर्स बोल दिया करते थे। आज बिलीव मी दामिनी जी, अब प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, दे आर प्रोफेशनल। वो ऐसे कंसल्टेंट हैं जैसे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, ऐसे रियल स्टेट एजेंट का काम है। मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। यस, एब्सोल्यूट। मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, रियल स्टेट ना सिर्फ ये नहीं होता कि घर दिला दिया, और ये रियल स्टेट एजेंट अलग अलग फील्ड में, जैसे डॉक्टरों की स्पेशलाइजेशन होती है ना, कोई कार्डियो है, कोई फिजिशियंस हैं, कोई ईएनटी है, ऐसे ही हमारे प्रोफेशन में आपको लीजिंग वाले प्रोफेशनल कंसल्टेंट अलग मिलेंगे, आपको हुड्डा में जो सेल परचेज करते हैं वो अलग मिलेंगे, जो रेजिडेंशियल एक्सक्लूसिव करते हैं वो अलग मिलेंगे, और जो कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, तो वो कंसल्टेंट आपको अलग मिलेंगे। तो रियल स्टेट कंसल्टेंट में भी अलग अलग एक क्राइटेरिया है, एक फील्ड है, जिसमें हमारे सभी लोग, सभी साथी मेहनत के साथ लगते हैं और अपना एक आज प्रॉपर प्रोफेशनल वाला इमेज आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये अब बड़ा चेंज आया है 10 से 15 साल पहले। आज आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं करता तो प्रॉपर्टी डीलर होगा, बिलीव मी, अब ये नहीं है। नाउ वी आर टोटल एंड टोटल प्रोफेशनल्स, और बीइंग कंसल्टेंट हम काम करते हैं। तो काफी अच्छा आपने बताया प्रॉपर्टी में जो एजेंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना साथ दे रहे हैं अथॉरिटीज का भी और साथ ही लोगों का भी। यस। तो प्रॉपर्टी लेते समय एक बायर को किस तरह की फॉर्मेलिटीज है उससे गुजरना पड़ता है, क्या प्रोसेस रहता है, और किस तरह की डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो जरूरी होते हैं? हाँ दामिनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ये, और इस क्वेश्चन में तो आप कह सकते हो कि हजारों लाखों बायर्स जो हैं उनको सही प्रोसेस पता लगेगा। सही प्रोसेस क्या है? देखिए, मैं इसके ना अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे लेट्स से आपने किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदनी है जी, तो बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अगर आप एक बिल्डर के पास जाएंगे तो वो तो अपनी अपनी बातें करेगा। रियल स्टेट एजेंट का वहां कहाँ रोल है कि वो आपको सही सर्वे कराएगा, आपके बजट में क्या फिट बनता है, वो आपको 10 प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसमें से आपको एक चूज करनी है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुकिंग, राइट। इट मीन्स आपने अगर बिल्डर से कोई चीज बुक करानी है
तो अगर आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आप संपर्क करते हैं तो आपको 10 का कंपैरिजन देगा, साथ ही साथ बेस्ट रेट भी देगा। जी। तो एक तो हो गया ओरिजिनल बुकिंग। सेकंड ट्रांजैक्शन चलती है हमारी मार्केट में रीसेल। रीसेल में बिफोर पोजीशन जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हम बोलते हैं ट्रांसफर केस। ट्रांसफर केस मीन्स कि आपका पोजीशन नहीं हुआ है, पोजीशन से पहले जो ट्रांजैक्शन होनी है वो बिल्डर के ऑफिस में होनी है। तो उसमें उनका रोल प्ले होता है कि ट्रांसफर पेपर बनाना, पार्टियों की मीटिंग कराना, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कराना, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्डर से एनओसी लेना अगर होम लोन आपको लेना है तो वो रोल प्ले करना। तो इस तरीके से जो सेकंड रीसेल है ट्रांसफर केस, इस चीज को प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैनेज करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा आता है वो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हो गई है। जो प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हो गई हैं उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि बिल्डर एनओसी नहीं आती, राइट। तो इट मीन्स यू कैन से कि बिल्डर का रोल उसमें ना के बराबर है। तो रियल एस्टेट एजेंट सारी लीगल टेक्निकल चेक करता है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? लेट्स से कोई फ्लैट आपने खरीदा, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ऑल रिसिप्ट्स, पोजीशन लेटर, देन कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड के बाद सेल डीड चलती हैं। तो सेल डीड कितनी हुई है वो एक सीक्वेंस हम बोलते हैं चेन ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो सारी चेन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर चेक करता है, उसमें कोई कमी है तो अपने बायर और सेलर को बताता है, उसका ये वे आउट। संजय जी एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, हमारे ऑडियंस को कन्वेंस डीड और सेल्स डीड साथ ही ये डिफरेंस भी बताते चलिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने खैर ये भी बीच में क्वेश्चन पूछा। तो सेल डीड और कन्वेंस डीड में एक बड़ा फर्क ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी की पहली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया ना इससे पहले हमारा ट्रांसफर चल रहा था जी, पोजीशन के बाद जब वो पहले बार तहसील में जब रजिस्टर्ड होगी तो उसको बोलते हैं हम कन्वेंस डीड। ये बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में। अदरवाइज कन्वेंस डीड के बाद जो रजिस्ट्रियां होंगी जी, उनको हम बोलते हैं सेल डीड। तो ये फर्क है सेल डीड और कन्वेंस डीड में। तो आते हैं उसी पॉइंट पर। तो रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है उसका काम है कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट देखना। चूंकि बिल्डर नहीं है तो बिल्डर के यहाँ से तो कोई रोल है ही नहीं। जब वो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाएगी, इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता दूं कि ये प्रोसेस पहुंचता कैसे है। लेट्स से आज आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप संजय के पास आते हैं। तो संजय क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर और बायर की मीटिंग कराएंगे, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको तय करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा उसमें टोकन। टोकन इन द सेंस आपने एक इंटरेस्ट शो किया कि ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद है, उसका जो भी आपने एक टोकन दे दिया। उसके बाद आपको सारे पेपर शो हो जाते हैं, आपको ठीक लगते हैं सारे पेपर्स। तो उसके बाद आपको एग्रीमेंट टू सेल में एंटर करना पड़ता है। एग्रीमेंट टू सेल में जनरली 10% जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका आप एडवांस देके एग्रीमेंट टू सेल में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद अगर आपको मे बी होम लोन कराना है तो आप पैरेलल होम लोन अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और फाइनल जो भी आपने महीने या 2 महीने का टाइम रखा उसमें अपनी सेल डीड एग्जीक्यूट कराएंगे। तो तहसील में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री होने के बाद 1 या 2 दिन में आपको ओरिजिनल रजिस्ट्री, अगर आपका बैंक लोन है तो ओरिजिनल पेपर आपके बैंक ले जाएगा, अदरवाइज आपके पास आपके पेपर आ जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली लोग भूल जाते हैं, वो है म्यूटेशन प्रोसेस। तो जब आपने रजिस्ट्री कराई है तो उस टाइम पर अपना म्यूटेशन का प्रोसेस जरूर कराएं। उसमें जो कमियां रह जाती हैं कि एक तो आपको सेलर का जो भी है सिग्नेचर वेरिफिकेशन जरूर कराना चाहिए, उनके प्रॉपर आईडीज सेल्फ अटेस्टेड जरूर लेने चाहिए, साथ ही आपको सेलर का एक एक फोटो भी लेना चाहिए। और पूरे का पूरा आपको 2 सेट बनाने चाहिए, एक आप अपने पास रखें, दूसरा एक सेट बिल्डर को जमा होगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्री तहसील में हुई है तो बिल्डर को तो पता ही नहीं कि रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है। तो बिल्डर के रिकॉर्ड में नाम चेंज कराने के लिए आपको म्यूटेशन बनाने के लिए एक सेट जरूर रखना चाहिए। तो एक बायर्स को ये सलाह है और सभी रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट हैं उनको भी मैं जरूर बताऊंगा कि म्यूटेशन का प्रॉपर एक सेट आप जरूर रखें जी। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट आता है टीडीएस को जी। टीडीएस क्या है, कितने टाइप्स हैं? ये काफी ऑडियंस की क्वेरीज भी रही है। देखिए टीडीएस की जो बात है वो टीडीएस 2 टाइप से होते हैं हमारे यहाँ। अगर प्रॉपर्टी मोर देन 50 लाख है
तो आपको एक्ट टीडीएस एक्ट 194A कहता है कि आपको 1% टीडीएस डिडक्शन करना है, जी। राइट, ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो 1% का टीडीएस है वो जरूर आप ट्रांजेक्शन से पहले डिडक्ट कर लें, और सो दैट रजिस्ट्री या ट्रांसफर है उस दिन आप सेलर को अपना एक चालान जो होता है वो जरूर दें। दूसरा जो टेक्निकल आता है वो है एनआरआईज में, जिसमें बड़ी कंफ्यूजन है मार्केट में। अगर आपका सेलर एनआरआई है देन व्हाट, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। तो एनआरआईज के केस में जनरली आपको गवर्नमेंट का एक्ट कहता है कि आपको 23 पॉइंट समथिंग टीडीएस डिडक्ट करना है। इट मीन्स अगर आपने 1 CR की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको 23% टीडीएस डायरेक्ट डिडक्ट करना है, और फिर रेस्ट अमाउंट आप सेलर को पे करें। तो उस वक्त सेलर ये कहते हैं जी मैं 23% पैसा डिडक्ट करा रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, राइट। तो उस केस में जरूर चाहिए, ये मैं जरूर मशवरा देना चाहूंगा सभी अपने बायर्स जो आपके दर्शक हैं उनको भी, और अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को भी, कि एनआरआई का टीडीएस आप प्रॉपर जरूर काटें। कारण कि 23 का टीडीएस कटाते हुए रिकवरी में उनको फिर टाइम लगता है, तो उसके लिए एक होता है प्री असेसमेंट। तो आप इनकम टैक्स में अपनी एक फाइल दायर करनी होगी आपको, और फाइल दायर करके विद इन 20-30 डेज में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर जो भी आपका एक्चुअल टैक्स होगा उतना आपको टैक्स डिडक्शन लेना है, सो दैट ना बायर का नुकसान हो ना सेलर का नुकसान हो। तो आप एनआरआई टीडीएस में जरूर ध्यान रखें कि प्री अपनी आईटीआर जो भी है वो फाइल कराएं, और जो एक्चुअल सर्टिफिकेट है वो लेके उतना टीडीएस आप कटाएं, सो दैट ये जो प्रोसेस है ये स्मूथ हो पाए। कई बार हम करते क्या है कि एनआरआई केस है जी, कोई नहीं आधार पैन लगाया जी, मैं तो लोकल रेजिडेंट काट देता हूँ। बहुत बड़ी समस्या आ जाती है बायर्स को और सेलर को भी। तो ऐसी गलती कभी ना करें। एनआरआईज के केस में प्रॉपर्टी टैक्स डिडक्शन करें, और या लोअर टैक्स डिडक्शन हम सर्टिफिकेट बोलते हैं इनकम टैक्स से, वो आपको जरूर लेना चाहिए। संजय जी, इन दिनों हम प्रॉपर्टी आईडी, एक ये वर्ड है, काफी सुन रहे हैं, क्या है ये, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसमें पूरे भारत में सभी प्रॉपर्टियों का सर्वे होता है, कहाँ क्या प्रॉपर्टी है। तो एमसी जो भी होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल व्हाटएवर, तो उनके पास आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करानी होती है। उसका एक यूनिक आईडी बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी आईडी। ओके। तो ये प्रॉपर्टी आईडी अगर आपने नहीं बनवा रखी है तो आपका प्रॉपर्टी का सेल परचेज रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो भी एमसी आपकी लगती है वहां पर, उसमें आप अप्लाई करें। उसमें आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई होता है जी, अपलोड करें वेबसाइट पर जाकर, जो भी आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और व्हाटएवर, तो वहाँ आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे। वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर, और अगर आपने कन्वेंस डीड करा रखी है तो वो आपको अपलोड करनी होगी। जब वो अपलोड हो जाएगी तो 4-5-7 दिन में वो लोग चेक करते हैं और आपको एक यूनिक आईडी दे देते हैं जिसको हम प्रॉपर्टी आईडी कहते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना रखी है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी आप जरूर बनवाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी आईडी आपके आधार से लिंक और हर प्रोसेस में आगे स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये बेसिक काम हो रहा है, और ये आज सिर्फ शहर में नहीं, गांवों में भी आपको प्रॉपर्टी आईडी देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर्टी आईडी को जरूर ध्यान रखें, और जब भी आप सेल परचेज कर रहे हैं तो आप जरूर चेक करें कि प्रॉपर्टी आईडी बनी है या नहीं बनी है। नहीं बनी है तो टाइम से बनवा लें। कई बार दिक्कत क्या आती है कि जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जाते हैं हम रजिस्ट्री कराने, हमने सब कुछ करा लिया, एग्रीमेंट में एंटर कर गए, होम लोन करा लिया, सब कुछ, और जब जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने तो पता लगता है प्रॉपर्टी आईडी नहीं है। देन व्हाट, सब रही मेहनत बेकार। तो आपको चाहिए कि टाइम से अपनी प्रॉपर्टी आईडी जरूर बनाएं। आपने जैसे बताया हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक नंबर जनरेट करवाना Exactly. प्रॉपर्टी आईडी है। इसके क्या मायने हैं, क्या किसके लिए यूजफुल है ये आखिर? ये सेलर बायर सभी के लिए यूजफुल है। देखिए, उससे क्या, एक तो चीटिंग नहीं होगी, एक आपको लीगल और इलीगल प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है या नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बनेगी जो लीगली अप्रूव्ड है। इट मीन्स अगर किसी मकान का प्रॉपर्टी आईडी बना हुआ है तो उसके सब सैंक्शनिंग है, वो अप्रूव्ड लिस्ट में है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट होती है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होती है। तो प्रॉपर्टी आईडी उससे उसको चेक करते हैं कि ये अप्रूवल है या नहीं है, तो आपको एक यूनिक आईडी देते हैं। तो लीगल, टेक्निकल, ऑलमोस्ट चीजें अगर प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है तो तकरीबन चीजें यू कैन से कि आपकी स्मूथ लाइन होंगी। तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी सेलर और बायर दोनों के हक में है,
और आगे इससे लिंक बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, वो इन प्रोसेस गवर्नमेंट अभी कर रही है। मे भी प्रॉपर्टी आईडी के बिहाफ पर, अगर प्रॉपर्टी आईडी होगी तो आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिलेगी, अभी नहीं, मे बी 2-3-4 ईयर्स के बाद। तो रियल एस्टेट में धांधली खत्म करने के लिए काफी अच्छा डिसीजन एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अभी कुछ देर पहले आप एनओसी के बारे में बता रहे थे और साथ ही बता रहे थे लोन लेने वाले लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है और साथ ही ये कितना सही है? देखिए दामिनी जी, आपने आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे और उसमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से, बिकॉज जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ फंडिंग अगर है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप कहाँ से लेंगे? किसी भी इंस्टीट्यूट से आप होम लोन लेंगे। तो होम लोन के लिए आपको क्या क्राइटेरिया होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उस कड़ी में मैं मोटा मोटा बताता हूँ। लेट्स से आप होम लोन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 3 साल की ITR अगर आप बिजनेसमैन है तो, और अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 2 इयर्स की आपकी सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसके बिहाफ पर लोन मिलता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम करोड़ों का घर लेने चले गए और मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो क्या होता है कि आपने एडवांस दे दिया, टोकन दे दिया, और आप फंस गए कि आपने लेट से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले लिया, आपके पास 50 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग है, आपने सोचा मेरे को 1.5 करोड़ रुपए लोन मिल जाएगा। बैंक के पास जाते हैं तो आपको पता लगता है आपकी तो एलिजिबिलिटी 70 लाख रुपए की है। देन आपने पैसा दे दिया, वो फंस गया। तो उस केस में हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप प्री अप्रूव अपना लोन कराइए। दूसरा मोटा मोटा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप ITR फाइल करते हैं, ITR से मतलब टोटल इनकम नहीं, जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसका आप रफली 5 टाइम उसको कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी सैलरीड है आप, तो लगभग 60 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉट एग्जैक्ट, रफली कि आपको लोन कितना मिलेगा। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, इंटू 60, इट मीन्स आप करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। उसमें क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं कि आप प्री EMI जो आपकी EMI होंगी वो कैसे पे करेंगे, तो वो क्राइटेरिया इसी तरीके से बनता है कि जो आपकी इनकम है उसका 50% से ज़्यादा आप EMI में नहीं दे सकते। तो ये क्राइटेरिया इस तरीके से निकलता है। साथ ही अगर आपने कोई लोन पहले ले रखा है, लेट्स से कार लोन और कोई होम लोन, उसकी डिडक्शन आप लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने वो लेस नहीं किया तो फिर आपका फिर दोबारा से सारा का सारा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए होम लोन लेते टाइम अपनी ITRs का ध्यान रखिए, अपनी सिविल का ध्यान रखिए और अप टू डेट रहिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो होम लोन का बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है वो बैंक से जरूर चेक कीजिएगा। इसमें 1-2 चीजें मैं आपको और ऐड ऑन कर देता हूँ कि होम लोन जब आप ले रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं। वो बेनिफिट हैं जैसे आप अगर आपने कोई घर लिया और उस पर आपने होम लोन लिया है तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया। लेट्स से अभी आई थिंक 2 लाख रुपए के आसपास का मेरा टैक्स रिबेट है, इट मीन्स आपकी इनकम में 2 लाख रुपए पर टैक्स नहीं मिलेगा। वो होम लोन का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको टैक्स फ्री आपका हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको टैक्स में रिबेट मिलती है होम लोन में। दूसरा, इसी कड़ी में मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ होम लोन के बाद। एक हमारे यहाँ होता है कैपिटल गेन। इस पे बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में, कैपिटल गेन कब और कैसे, क्या है ये कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का भी मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 2 तरीके का कैपिटल गेन होता है जी। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन है जो अगर 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी आपने खरीदी और सेल कर दी तो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब लगेगा, जिस भी स्लैब पर आप हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लॉन्ग टर्म, जिसका आपको बेनिफिट होता है, जैसे होम लोन में हो रहा था। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आज आपने घर सेल किया और लेट्स से आपने कभी घर खरीदा था 20 लाख रुपए का, आज 1 करोड़ रुपए का सेल कर दिया तो आपको 80 लाख का प्रॉफिट है। पर चूंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में होते तो आपको 30%, 20% जो भी आप स्लैब में होते उस पर टैक्स देना था। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ गए, अगर आपने वो प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा रखी है तो आपको सिर्फ 20% टैक्स देना है। वो भी बचाने के लिए सरकार ने एक रूल दिया, एक आपको लॉ दिया, अगर आपको वो भी बचाना है तो उस पैसे से अगेन आप कोई रेजिडेंशियल
प्रॉपर्टी ले लीजिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब है घर, जी। नॉट प्लॉट। तो आपको कोई अगेन रेजिडेंशियल यूनिट लेनी होगी ताकि आपका वो टैक्स बच जाए। इसमें एक और मैं छोटी सी चीज बता दूं, लेट से आपने प्लॉट ले लिया, कई बार क्या करते हैं हमने रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया तो आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट प्लॉट पर चाहिए तो आपको 3 साल के अंदर उस प्लॉट को घर में बनाना पड़ेगा। इट मीन्स उसको बिल्ट अप हाउस की शेप देनी होगी, तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। तो इन चीज़ों का प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप ज़रूर ध्यान रखें, चाहे वो होम लोन है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन है, और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बहुत जिम्मेदार आदमी होता है मार्केट में, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए कि उसकी प्रोफाइल क्या है, वो कब से मार्केट में काम कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका बहुत बहुत आज के हमारे इस इंटेलेक्चुअल शो में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स कितनी ईमानदारी और किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे सभी बायर्स के लिए, जैसा आपने बताया हमें। और मैं दावा करती हूँ आज के हमारे शो के बाद में जो लोगों के जहन में प्रॉपर्टी लेते समय डर रहता है, इस शो के बाद वो भी निकलेगा और अब हर एक बायर स्मार्ट बायर बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।